वेलकम टू योर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। ना एज यू नो, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था कि रूट के जो सेल्स हैं वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो भी एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन ये वर्ड वहाँ पे हमने यूज़ किया था। तो एक्चुअली जो पाथ है एब्जॉर्प्शन का या एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो दो प्रकार का है। एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बेसिकली सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में बिना किसी एनर्जी का इस्तेमाल किए या बिना एनर्जी खर्च किए जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहीं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी का इस्तेमाल करके, चाहे फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे ना। पैसिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जितना भी % ऑफ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसमें से मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो पैसिव के थ्रू, पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे वही कहा है कि ये मेन वे है, मेन पाथ है एब्जॉर्प्शन का, जो रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सॉइल से वाटर रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और वो आगे बढ़ा रहा है प्लांट में, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से नहीं होता। सिर्फ रूट के सेल्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कौन से प्रोसेस से करते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन से करते हैं। यहाँ पे जो भी ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है ट्रांसपिरेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रॉ वाला एग्जांपल दिया था आपको कि जब तक कि आप ऊपर से सक नहीं करोगे तब तक के वो जो भी जूस है या वाटर है वो उस स्ट्रॉ में भरेगा नहीं। उसी तरह से जब तक कि ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो सूर्य के प्रकाश और जो गर्मी है उसकी वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसकी वजह से जो पुल तैयार होता है, जो फोर्स, पुलिंग फोर्स तैयार होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो ये मेन फोर्स है जो पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रांसपिरेशन का पुल तैयार होता है उसमें डीपीडी ग्रेडियंट मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है ये इसमें कम या ज़्यादा मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया जब क्रिएट होता है तभी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो पानी भरते चला जाता है, क्योंकि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया और एक जगह लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया होता है। और हमें पता है कि सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया ना। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अपने आप ट्रांसपिरेशन होता है जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स तैयार हो जाता है और प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता, पानी को खींचने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और जो भी ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन में जो फर्क होता है उसकी वजह से अपने आप ही पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देता है। अबाउट 98% जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसमें से 98% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ही 98% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। बचा हुआ जो 2% है वो फिर एक्टिव के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन की एक खास बात यह है कि जैसे कि हमें पता है कि ये ट्रांसपिरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एक्टिव फोर्स जो काम कर रही है वो है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन कब होगा? जब सुबह या दिन में जब सूरज होगा, सूरज की गर्मी होगी, सूरज की रोशनी होगी, तो तभी ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। और पैसिव एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से ट्रांसपिरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यही इसीलिए ये हमेशा डे टाइम में कैरी आउट होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन हमेशा दिन के समय में कैरी आउट होता है, वहीं रात के समय में वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब ट्रांसपिरेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सूर्य नहीं होता, इसीलिए। रैपिड ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ टेंशन इन द xylem vessels due to negative water potential. This tension is transmitted to xylem in the root. Water is pulled upward passively. Now, जिसकी वजह से देखो जो भी रैपिड ट्रांसपिरेशन, जल्दी जल्दी
वाटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या तैयार हो जाता है, एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल तैयार हो जाता है कि जल्दी जल्दी जो है वो प्लांट के सेल्स में से पानी उड़ रहा है, जिसकी वजह से और पानी जो है वो खींचा चला आता है। क्या आपने शायद कभी ऐसा किया होगा कि आप एक बकेट लो, बकेट को थोड़ा ऊंचाई पे रखो, उसमें पूरा पानी भरो और उसमें एक छोटा सा पाइप डाल दो। जब आप पाइप डालोगे तो अपने आप उसमें से पानी नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप उस पाइप को में से पानी को सक करो और उसके बाद में उस पाइप को छोड़ दो, आपको दोबारा सक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फोर्स इस तरह से तैयार हो गया है कि वो पानी अपने आप उस पाइप में से नीचे आते चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन का जो रैपिड ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जाइलम में भी पानी अपने आप जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते चला जाता है, और वो होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन की मदद से। यही कारण है कि यहाँ पे नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड, वहाँ पे कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल नहीं होता। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट अफेक्टेड, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि एनर्जी नहीं चाहिए और रेस्पिरेशन के दौरान जो भी एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं उनका इस्तेमाल इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में कोई भी रुकावट या उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती इस तरह के एब्जॉर्प्शन की वजह से। इन प्लांट्स वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब पैसिवली, और जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको कि प्लांट में ज्यादातर जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन ही होता है। तो इस तरह से ये था एक टाइप पैसिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो टाइप है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी जो है वो आगे बढ़ाया जाता है या चढ़ाया जाता है प्लांट में, ठीक है ना। वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट और रूट सेल्स प्ले अ वाइटल रोल। जो भी यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो रूट सेल में होने वाली गतिविधियां एक्टिविटीज की वजह से होता है, और रूट सेल्स जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में बहुत ही वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द ड्राइविंग फोर्स इज रूट प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो था वो ट्रांसपिरेशन था, वैसे ही एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है इसमें जो पुलिंग फोर्स है जो तैयार होता है, जो प्रेशर तैयार होता है पानी को खींचने के लिए, वो रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर क्या होता है ये हमने बात की थी कि जब से एक सेल जो है जिसमें पानी भर चुका है वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, जिसकी वजह से वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो उस पानी को हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खींच रहा है। वो जो प्रेशर रूट सेल में क्रिएट होता है उसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर यहाँ पे मेनली एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑकर यूजुअली एट नाइट। जैसे कि हमने बात की कि पैसिव एब्जॉर्प्शन दिन के समय में, क्योंकि वहाँ पे सन अवेलेबल होता है, तब कैरी आउट होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सन की या ट्रांसपिरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस रात में कैरी आउट होती है, ठीक है। व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ऐसे समय में जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि तब वहां पे ट्रांसपिरेशन होना पॉसिबल नहीं है। As water absorption is against DPD gradient, there is expenditure of ATP generated through the respiratory activity of the cell। अब जैसे कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का कोई ग्रेडियंट, मतलब एक जगह डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है एक जगह कम है, ऐसा कोई माहौल वहाँ पे क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करना या पुल करना जरूरी होता है, और इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, और वो जो एटीपी फॉर्म हुए हैं वो इस प्रोसेस के दौरान यूज होते हैं, ठीक है। देन जो भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इसके दो मेन प्रकार हैं, एक है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में एनर्जी इस्तेमाल होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होती है, और नॉन ऑस्मोटिक में एनर्जी डायरेक्टली यूज होती है, ठीक है ना। देखो जो भी ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है ये जिन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, एक्सप्लेन किया है, उनका नाम है एटकिंस एंड
प्रिस्टली इन द ईयर 1922 और इनका कहना ये है कि वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू जाइलम ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जब पानी जो है वो नो डाउट इपिब्लेमा से पेरिसाइकल तक आता है और उसके बाद में पेरिसाइकल से जब वो जाइलम में जाता है तो वो जाइलम में जब जा रहा है तो वो किसकी वजह से जा रहा है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब एक जगह ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, एक जगह ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जिसकी वजह से वाटर आगे कैरी आउट होता है। टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन, इस तरह का ऑस्मोटिक कंडीशन मतलब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तैयार करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू जो क्रिएट हुई एनर्जी है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी जरूरत होती है। तो पानी को खींचने के लिए एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए एनर्जी के यूज हो रहा है। इसीलिए कहा है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिक्वायर नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली यूज हो रही है। पहले ऑस्मोटिक, क्योंकि जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तैयार नहीं होगा तब तक के वहां पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पहले ऑस्मोटिक कंडीशन वहां पे तैयार की जाती है और ऑस्मोटिक कंडीशन को तैयार करने के लिए एनर्जी यूज होती है। इसलिए कहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है एनर्जी, ठीक है। देन a gradient of dpd develops from epiblema to pericycle hydrostatic pressure or root pressure is developed forces water from pericycle to xylem and then upward। जब इपिब्लेमा मतलब जो भी रूट हेयर्स होते हैं वहां से जब पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वहां पे डीपीटी ग्रेडियंट जो है वो तैयार होता है। डीपीटी ग्रेडियंट वहां पे तैयार होता है, आसानी से इपिब्लेमा से पानी जो है वो पेरिसाइकल तक आ जाता है और उसकी वजह से वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि बारी बारी करके नंबर ऑफ सेल्स भरते चले जाते हैं पानी से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रूट प्रेशर भी कहा जाता है क्योंकि इट इज क्रिएटेड इनटू द रूट सेल। और उसके बाद में जब पेरिसाइकल तक पानी आता है और उसके बाद में इसी प्रेशर की वजह से ये पानी जाइलम में भरते चला जाता है, जाइलम के सेल्स में, और फिर वो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी तक सप्लाई किया जाता है या ऊपर की तरफ पुल किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जिन्होंने प्रपोज किया उनका नाम है क्रैमर और थायमैन इन द ईयर 1959 और उनका कहना यह है कि समटाइम्स वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, एक जगह लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, पानी हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, वो लोअर से हायर में जाता है। तो ये जो भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कभी कभी प्लांट में पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके लिए उल्टी तरफ खींचने के लिए फिर आपको पुलिंग फोर्स की जरूरत या एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगेन एनर्जी कौन सी इस्तेमाल हो रही है? जो रेस्पिरेशन के दौरान तैयार हुई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिटायर्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर प्लांट को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन रिटायर्ड मतलब कम हो जाता है या नहीं होता है। लो टेम्परेचर, अगर ज्यादा धूप नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तब भी वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ low temperature retards water uptake because of decrease in rate of respiration। क्योंकि अगर वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं है तो ऐसे समय में ट्रांसपिरेशन भी कम होगा और रेस्पिरेशन भी कम होगा तो एनर्जी कम बनेगी। यूज ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स ऑल्सो रिटार्ड्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब अगर जो भी सब्सटेंसेस अवेलेबल है सेल के अंदर उनका अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मतलब अगर वो स्टॉप हो गई है या कम हो रही है तो ऐसे समय में रेस्पिरेशन भी बराबर से नहीं होगा और रेस्पिरेशन बराबर नहीं होगा
तो फिर उसके बाद में वाटर का अपटेक जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी अगर लगाकर और पानी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो उसे कहेंगे नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ये सारी कंडीशंस के ऊपर कि ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपरली, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होना चाहिए प्रॉपरली, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये एब्जॉर्प्शन होना पॉसिबल है। तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट। ठीक है, रूट सेल्स में या प्लांट में किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये उसके मैकेनिज्म है। फिर इसके बाद में है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। पानी तो एब्जॉर्ब हो गया, अब उस पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है, तो उसकी कुछ थ्योरीज हैं। आई थिंक नियर अबाउट 3 थ्योरीज हैं जो आपके बुक में या आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है, तो वो हम देखेंगे बारी बारी करके हमारे आगे के वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।